हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द एचपीएस 2023 एग्जामिनेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2023 को अपना टारगेट ईयर बना के चल रहे हैं और इस एग्जाम के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन बताऊंगा कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, मेंस का पैटर्न क्या है। फिर हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का और मेंस का, और खास बात यह भी रहेगी कि मैं आपको डिकोडेड सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वो सिर्फ सब्जेक्ट के नेम्स मेंशन किए गए हैं इन द प्रीलिम्स सिलेबस। तो उसमें भी हमें क्या पढ़ना है वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में अपेयर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, कितनी रिलैक्सेशन है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है, और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे पिछले 5 सालों की कट ऑफ की, क्योंकि हमें यह भी आइडिया होना चाहिए कि भाई कितने नंबर चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो दिस वीडियो विल बी द कंप्लीट वीडियो जो आपको सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी फॉर द एचपीएस एग्जामिनेशन। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल बहुत अच्छे रेलिवेंट कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश कर रहा है और ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए। और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरुआत करते हैं इस एग्जामिनेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन की। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे होते हैं ना, तो उसका पैटर्न हमारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यार क्या है इस एग्जामिनेशन में, कितनी स्टेजेस होती हैं, कितने नंबर ऑफ पेपर होते हैं, कितने स्कोर हैं हर पेपर के, ये सारे डिटेल्स हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर मैं एचपीएस एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहां पर 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है प्रीलिम स्टेज, सेकंड स्टेज है मेन स्टेज और तीसरी स्टेज है इंटरव्यू स्टेज। यहां पर आप लोग जो स्टेज देख रहे हो, कहीं ना कहीं यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हर स्टेज में कम हो जाते हैं। अगर मैं पहली स्टेज की बात करूं, प्रीलिम स्टेज की बात करूं, तो यहां पर हमें मैक्सिमम क्राउड देखने को मिलेगा। मैंने वर्ड यूज किया क्राउड, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे नॉन सीरियस भी होते हैं और मैक्सिमम बच्चे यहीं पर ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही फॉर्म निकलता है तो लगभग 30 से 40 हजार बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं और वो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में फिर अपेयर करते हैं। तो यहां पर प्रीलिम्स स्टेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 30 से 40 हजार। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है इंटरव्यू मेन स्टेज। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो एक दिन में नहीं होता है, ओवर द पीरियड ऑफ 6 डेज होता है। और यहां पर आप लोगों को जितनी वैकेंसीज हैं उसके 20 गुना बच्चे पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी साल में वैकेंसीज 25 हैं तो आप लोगों को 500 बच्चे जो है वो कंपीट करते हुए दिखेंगे इन दी मेंस एग्जामिनेशन। और उसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है वो आता है इंटरव्यू स्टेज। यहां पर कितने बच्चे होते हैं, इंटू 3, मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो वैकेंसीज 25 हैं तो 75 और 80 के आसपास बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू स्टेज। अब इन स्टेजेस में होता क्या है, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स स्टेज की, तो यहां पर बेसिकली आपके 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जनरली नोटिफिकेशन के 3 से 4 महीने बाद होता है, अगर कोई और एक्सीजेंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नोटिफिकेशन फरवरी में आएगी तो उसके बाद 4 महीने, लगभग जून के आसपास आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा फॉर द प्रीलिम्स स्टेज। ठीक है। अब जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, जनरली 9:30 से 11:30 या फिर 10 से 12, और यहां पर जीएस पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है आपकी इवनिंग शिफ्ट में, और वहां पर आपका जो पेपर होता है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। और ये जो सेकंड पेपर है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब इन पेपर में मार्किंग स्कीम क्या है आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए। जो पहला पेपर है जीएस, ठीक है, पेपर 1 जनरल स्टडीज, ये आपका टोटल क्वेश्चन इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे पूरे पेपर के, 200। ठीक है। और यहां पर स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आ जाते हो, ठीक है, छोड़ने पे पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर आप आंसर ही गलत लगा के आ गए हो तो उस केस में आपको उस क्वेश्चन के आंसर पर 1/3 की पेनल्टी लगेगी ऑफ द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन था जिसके मार्क्स हैं 2, क्योंकि हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं दोनों, है ना, तो 100 क्वेश्चन इंटू 2 200। तो 2 क्वेश्चन का अगर कोई क्वेश्चन आंसर आप गलत लगा के आ जाते हो तो उस केस में आपको 0.66, 1/3 ऑफ द 2, उसकी पेनल्टी आपको लगने वाली है। ठीक है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि 2 घंटे का पेपर होगा आपका, स्टैंडर्ड टाइमिंग है, और जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि यहां पर आपको कंप्यूटर में कुछ सेटअप नहीं करना है, जो पेपर है फिजिकली आपके हाथ में दिया जाएगा कॉपी की फॉर्म में, और जो पेपर होगा वो आप खोलेंगे और उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब एमसीक्यू बेसिस पे पेपर होता है, कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यहां पर नहीं है। क्लियर है।
सेकंड पेपर जो इवनिंग शिफ्ट में होता है जनरली 2 से 4 या फिर 2:30 से 4:30, इस शिफ्ट में होता है सीसेट का पेपर, एप्टीट्यूड का पेपर, जहां पर आप लोगों से क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 100, टाइम है 2 घंटे, और टोटल जो मार्क्स है वो है 200, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 × 2 200, और उसके साथ साथ आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। लेकिन खास बात क्या है यहाँ पर नोट करने वाली बात, कि जो आपकी सिलेक्शन होगी फॉर द मेन स्टेज वो आपके जनरल स्टडीज के मार्क्स के बेसिस पे होगी। मतलब जो कट ऑफ आती है ना, जो हम कहते हैं कि इस बार कट ऑफ 108 गई है, 110 गई है 200 में से, तो जो कट ऑफ आती है वो जीएस पेपर के लिए आती है। जो एप्टीट्यूड का पेपर है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि यहां पर आपको 33% नंबर लेकर आने हैं इन दी पेपर और आप क्वालिफाई कर जाओगे। उसके ऊपर आपके जितने मर्जी नंबर क्यों ना आए वो मैटर नहीं करते। 33% अगर आपके नंबर आ चुके हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो, बशर्ते आपकी जीएस1 में जो कट ऑफ है वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर मान लो किसी बच्चे के जीएस1 में नंबर है 110, मतलब जीएस पेपर में नंबर है 110 और कट ऑफ से ऊपर है 2 नंबर, लेकिन उसके सीसेट में जो नंबर है वो 33% से कम है, तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो उसके नंबर 110 थे और उसके 33% से ऊपर नंबर थे तो वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज दी फंडा फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई होप क्लियर होगा सबको। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेन स्टेज की। अब जो बच्चे कट ऑफ क्लियर करके आए थे और जिनके एप्टीट्यूड में भी नंबर 33% से ऊपर थे, उनको लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो प्रीलिम्स है वो जून 2023 में होने वाला है, तो जो मेंस एग्जामिनेशन है वो अप्रोक्सीमेटली अगस्त एंड या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लगभग 2 से 2.5 महीने, ठीक है, आप लोगों को मिलते हैं टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। और ये टाइम थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, मतलब पहले टाइम 3 महीने का भी होता था, 3.5 महीने का भी होता था, लेकिन अब जो टाइम है थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो आप लोगों को पहले से ही मेंस के लिए काफी रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, अब मेंस का पेपर है क्या? मेंस का पेपर में आपके 8 डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि यहां पर आप लोगों को आंसर लिखने पड़ते हैं, एमसीक्यू पेपर नहीं है। दिस इज समथिंग लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर, जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं और उनका आंसर डिटेल में आप लोगों को लिखना है। और ये एग्जाम एक दिन में नहीं होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम एक दिन में होगा। और जो सेंटर है वो हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग उन्हीं सभी में बनते हैं और आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाती है सेंटर चूज करने की। लेकिन जो मेंस का एग्जाम है ये 6 दिन होता है और सिर्फ शिमला में ही इसका सेंटर बनता है। एक बार शायद धर्मशाला में बना था, कांगड़ा में, लेकिन उसके बाद जनरली शिमला में ही बनता है। तो ये जो है मेंस एग्जामिनेशन, इसका पैटर्न क्या है कि यहां पर आप लोगों के 6 पेपर होंगे, सॉरी 8 पेपर होंगे, लेकिन 6 दिन में होंगे। पहला जो पेपर होगा वो होगा ऐसे का। ठीक है, ऐसे के पेपर में क्या है कि आप लोगों को 2 सेक्शन में 4-4 टॉपिक मिलेंगे, मतलब टोटल आप लोगों को 8 टॉपिक मिलेंगे। सेक्शन ए में 4 टॉपिक, सेक्शन बी में 4 टॉपिक। आपको हर एक सेक्शन से एक ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन ए में 4 टॉपिक हैं तो उनमें से कोई एक टॉपिक चूज करके आप उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे। सेक्शन बी में 4 टॉपिक हैं, उनमें से भी कोई एक टॉपिक चूज करके आप ऐसे लिखेंगे। 900 से 1000 वर्ड के बीच में आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, और एक ऐसे 50 नंबर का होता है, तो 2 ऐसे मिला के 100 मार्क्स का पेपर हो गया और 2 ऐसे आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। मेंस के जितने भी पेपर हैं दोस्तों सारे 3 घंटे के होते हैं। ठीक है, तो वहां पर टाइम ड्यूरेशन जो है फिक्स है कि 3 घंटे हर एक पेपर। उसके बाद जो सेकंड पेपर होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज के पेपर। लैंग्वेज के पेपर का मतलब क्या है कि यहां पर आप लोगों की इंग्लिश और हिंदी में कमांड कितनी है वो चेक की जाती है। तो जनरली जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है ये अगेन 100 नंबर का होता है, लेकिन खास बात क्या है कि जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि यहां पर आपको 40% नंबर स्कोर करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 40 नंबर लेकर आने हैं हिंदी में और 40 नंबर लेकर आने इंग्लिश में मिनिमम, तब आप क्वालिफाई माने जाओगे। अगर आपके 40 से कम नंबर आते हैं तो बाकी पेपर्स में आप जितने मर्जी टॉप के नंबर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सिलेक्शन आगे के लिए नहीं होने वाली। तो यहां पर अगर 40 के ऊपर नंबर है तभी आपके आगे वाले सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है वो काउंट होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गए क्वालिफाइंग, और जो आपकी सिलेक्शन होती है वो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जितने आपके नंबर आएंगे उनके बेसिस पे होगी। ठीक है, अब जो तीसरा पेपर होगा वो है जीएस पेपर, जनरल स्टडीज पेपर। अब जीएस पेपर एक नहीं होते, 3 पेपर होते हैं, जीएस1, जीएस2, जीएस3। अब इनमें जीएस1, जीएस2, जीएस3 किस तरीके से कि कुछ जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उनको क्लब कर दिया है। फॉर एग्जांपल जीएस1 में हिस्ट्री आती है, ठीक है, सोसाइटी आती है, ज्योग्राफी आती है, एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, गांधीयन थॉट आती है, और प्लस हिमाचल जीके के सेम पोर्शन आते हैं। सिमिलरली जीएस2 में पॉलिटी आती है, गवर्नेंस आती है, आईआर आती है। ठीक है, तो ये आपके क्लबिंग कर दिया उन्होंने सब्जेक्ट्स के डिफरेंट जीएस फॉर्म में। तो जीएस1, जीएस2, जीएस3 के 3 डिफरेंट डेज में पेपर होता है, और जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, जहां पर 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के,
ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के। तो टोटल पेपर आपका 200 का होता है और 3 जीएस पेपर मतलब 600 नंबर का आपका पेपर है। क्लियर है? अब बात करते हैं लास्ट पेपर की, जो होता है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल बेसिकली क्या है कि आप लोगों को 31 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है। उन 31 में आपको कोई एक सब्जेक्ट ऐसा चूज करना है जहां पर आपकी नॉलेज टॉप क्लास होनी चाहिए, मतलब वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। अब वहां पर आप लोगों को एटलीस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज उस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। एक पेपर 100 नंबर का, दूसरे पेपर भी 100 नंबर का, तो टोटल 200 पेपर का आपका ऑप्शनल का पेपर है। अब यहां पर भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होता है और जनरली ऑप्शनल, ऐसे और जीएस, इन तीनों की कॉम्बिनेशन ही आपकी सिलेक्शन करवाती है। ऐसा नहीं कि अगर आप एक में बहुत अच्छे हो एक में बहुत पुअर तो आप निकल जाओगे, नहीं, आपको इन तीनों में बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी और तीनों की कंबाइंड जो स्ट्रेंथ है वो आपको सिलेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो टोटल कितने पेपर है? 8 कैसे? 2 लैंग्वेज के पेपर जो कि क्वालिफाइंग है, यहां पर आपको सिर्फ 40% दोनों में स्कोर करना है। अगर 40% आप लोगों ने स्कोर कर लिया है तो बहुत बढ़िया, आप लोग इनके बेसिस पर फिर सिलेक्ट होंगे। अगर आपके यहाँ पे 40% नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। दूसरी बात, ऐसे पेपर एक पेपर है, ठीक है, जनरल स्टडीज के 3 पेपर और 2 पेपर ऑप्शनल के, तो टोटल आपके कितने पेपर हो गए? 8। अब यहाँ पे जो 100 नंबर है, यहाँ पर जो 600 नंबर है जीएस के 3 के, और यहाँ पर जो ऑप्शनल के 200 नंबर है, 900 नंबर, इनके बेसिस पर आप लोगों की मेरिट बनती है। ठीक है, तो 900 में से आप लोगों के नंबर काउंट होंगे फॉर दी सिलेक्शन फॉर दी इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, अब यहां पर खास बात यह है कि टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स इन कंपल्सरी पेपर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जो मैंने आपको बताया। और एक और बात कि जो एग्रीगेट स्कोर है आप लोगों का वो 45% होना ही चाहिए। और 45% का मतलब क्या है कि जो आपका ये पेपर है 900 नंबर का, इनमें आपके 405 नंबर, मतलब 45% को अगर 45 इंटू 9 करूंगा तो 405 बनेगा। तो 405 नंबर आप लोगों को लेकर आने ही होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द कट ऑफ। मतलब अगर आपके मान लो नंबर है 404 तो आप लोग फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको एटलीस्ट 45% एग्रीगेट मतलब कि यहां पर मिनिमम नंबर एक पेपर के नहीं बताए, लेकिन आपको टोटल के नंबर बताए हैं कि इन टोटल में आपको 45% मिनिमम नंबर लेकर आने। ठीक है, अब मान लो आपने एक कंडीशन फुलफिल कर ली, आपके नंबर है 420 और कट ऑफ से ऊपर है मेंस की, तो आप लोग जाएंगे नेक्स्ट राउंड में जो है इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, इंटरव्यू में बेसिकली होता है कि आप लोगों का पर्सनैलिटी चेक होता है, मतलब नॉलेज की टेस्टिंग भी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेजर चेकिंग है वो है आपकी पर्सनैलिटी, किस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो अमंग दी इंटरव्यूअर। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पैटर्न की मैंने जो लिस्ट है वो आपको बता दी है। आई होप कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताइएगा और मैं वहां पर आपका डाउट जो है वो दूर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो मैंने आपको बताया कि इस पेपर में 2 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स की स्टेज है और मेंस की स्टेज है। तो इन दोनों का ना स्टेज का जो सिलेबस है वो कमीशन ने वेल डिफाइंड करके बता रखा है। अब प्रीलिम्स के सिलेबस में मैं लाइन थोड़ी सी झूठ बोल रहा हूं क्योंकि हल्का सा वेगली वर्डेड सिलेबस है। वेगली वर्डेड का मतलब क्या है कि जो पेपर 1 है, अगर आप पेपर 1 का सिलेबस देखें तो 200 मार्क्स का जो पेपर है, जहां पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। यहां पर पहला जो टॉपिक दिया हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर हिमाचल जीके प्रिपेयर करने को बोला गया है। अब ये नहीं बताया कि हिमाचल की पॉलिटी में आपको क्या प्रिपेयर करना है, हिमाचल की हिस्ट्री में आपको क्या प्रिपेयर करना है और हिमाचल की ज्योग्राफी में आपको क्या प्रिपेयर करना है। देन है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विच इज बेसिकली करंट अफेयर्स। देन है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट के नाम मेंशन कर रखे हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखें ना तो ये सब्जेक्ट के नाम है और इन सब्जेक्ट्स में बहुत वास्ट नॉलेज है, मतलब कोई लिमिट नहीं है इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने की। देन है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस। तो लगभग 8 कंपोनेंट आप लोगों के बनते हैं जिनको आपको जीएस पेपर के लिए प्रिपेयर करना होता है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब इसके बाद आता है सीसेट का सिलेबस। तो सीसेट के सिलेबस में इन्होंने बता रखा है कि इंग्लिश में कंप्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी इन रीजनिंग पार्ट, डिसीजन मेकिंग एंड जर्नल मेंटल न्यूमेरेसी जो है, बेसिक न्यूमेरेसी जो है, एबिलिटी जो है वो आप लोगों को कवर करनी होती है। जनरली 4 डोमेन हो जाते हैं हमारे, 5 डोमेन सॉरी। पहला डोमेन हो जाता है इंग्लिश, दूसरा डोमेन होता है क्वांट, तीसरा डोमेन होता है रीजनिंग, देन डिसीजन मेकिंग एंड देन इंटरपर्सनल स्किल्स। इनके ऊपर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स के। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर की, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर तो आपको 33% नंबर लेकर आने हैं और क्वालिफाई आप हो जाओगे, लेकिन जीएस पेपर में आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। अब इसका डिकोडेड सिलेबस क्या है? डिकोडेड सिलेबस का मतलब क्या है कि इन कंपोनेंट्स के अंदर भी आपको क्या प्रिपेयर करना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, तो यहां पर बेसिकली आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कल्चरल एस्पेक्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे एंशिएंट इंडिया के। मिडिवल के ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आते, अगर आप पुराना पेपर देखो तो रेयरली मिडिवल के ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो मेजर पोर्शन है वो है ये वाला, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जितनी भी हमारी मेजर पर्सनैलिटीज हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबकी बायोग्राफीज, इन सबके इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस, इन सबके न्यूज़पेपर, इन सबकी बुक्स, इनके बारे में आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं, और कांग्रेस से पहले वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम भी आ जाता है, कांग्रेस के बाद वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद आरएसएस कब बना, ठीक है, या फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी, हिंदू महासभा कब बनी, मुस्लिम लीग कब बनी, इनके बारे में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थी, ये सारी नॉलेज। देन उसका आता है मेजर सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश एक्ट, गांधीयन मूवमेंट जिनमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट ये आती हैं। प्लस गांधी जी की जो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज रही हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसे चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, या फिर बारदोली सत्याग्रह, बेसिकली उसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था, लेकिन वो अगेन इंपॉर्टेंट है। देन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मैंने अलग से लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजी ऑफ मेजर इवेंट, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। सिमिलरली वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, और उसके बाद अगर हम बात करें एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स और हिमाचल जी के में आपको क्या प्रिपेयर करना है, ये आप लोगों को डिटेल लिस्ट मिल जाएगी इस पर्टिकुलर पीडीएफ में। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आप लोगों का शेयर होगी कल टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप पक्का इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिलेबस बताया है और डिकोडेड सिलेबस दिया है कि आपको विद इन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या प्रिपेयर करना है। जनरली बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि सर सब्जेक्ट बता दिया कि इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर करनी है, गवर्नेंस प्रिपेयर करनी है, लिखा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। अब गवर्नेंस का तो क्वेश्चन आता नहीं है, जनरली पॉलिटी का आता है, तो पॉलिटी में भी हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो यहां पर आपको पता लगेगा। देखो पॉलिटी में 10 चैप्टर हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, इंडियन यूनियन एंड इंडियन सिटीजनशिप, देन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो यही 10 टॉपिक हमको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये डिकोडेड सिलेबस पक्का देखिएगा। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। दोस्तों ये सबसे बड़ी दुखती रह गई, क्योंकि अगर आप कमीशन के द्वारा प्रोवाइड करी गई कॉपी देखें मेंस के सिलेबस की, तो आपको एक ही बात दिमाग में आएगी कि यार प्रीलिम्स का सिलेबस आपने बहुत कम डिफाइन किया और मेंस का सिलेबस आपने इतना डिफाइन कर दिया कि हमें अभी लग रहा है कि क्या क्या कवर कर लें। तो दोनों ही फीलिंग कमीशन दे रहा है, एक जगह फीलिंग दे रहा है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और एक जगह फीलिंग आती है कि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो कमीशन का जो डिटेल्ड सिलेबस कमीशन ने दिया है, वहां पर कमीशन ने इंग्लिश का सिलेबस भी बता रखा है, मतलब जो लैंग्वेज पेपर है मेंस एग्जामिनेशन के, हिंदी का सिलेबस भी दे रखा है, ऐसे का सिलेबस भी दे रखा है, और इसके साथ साथ उन्होंने GS1, GS2, GS3 और ऑप्शनल्स का भी सिलेबस दे रखा है। तो आप लोगों के पास एक फिक्स्ड सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो प्रेसी आती है, जनरली लेटर रिपोर्ट आते हैं, ऐसे आता है, ठीक है, और उसके अंदर ग्रामर आती है। ऐसे ही हिंदी में गद्यांश, पद्यांश, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी लिखना है, और ग्रामर आती है, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, विपरीत शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो ये आपको पेपर में कंटेंट देखने को मिलेगा। अब खास बात जो है ना वो है जीएस सिलेबस की, क्योंकि ऑप्शनल के 31 ऑप्शनल है, उनका सबका अपना अपना सिलेबस है, आप लोग वहां से देख लेंगे, लेकिन जीएस का सिलेबस बहुत ज्यादा है। और अगेन उसका अगर आप सिलेबस देखोगे तो वहां पर पहले तो आपको दिमाग में ये टेंशन आएगी कि यार इतनी सारी यूनिट, इतनी सारी सब यूनिट, ये क्या है। तो मैं आपको एक चीज सिंपलीफाई कर देता हूं कि अगर मैं HPAS के कमीशन द्वारा दिए गए मेंस का सिलेबस देखूं तो वहां पर आपको याद रखना है कि 3 जीएस पेपर हैं, ठीक है। आप लोग सिंपलीफाई कर लीजिए चीजों को। पहला जीएस पेपर है GS1, दूसरा पेपर है GS2 और तीसरा पेपर है GS3, ठीक है, ये 3 पेपर है। अब इनमें अगर मैं बात करूं GS1 की, सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, तो GS1 में हमारे पास 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2 एंड 3। सेम चीज इन्होंने हर एक जीएस में कर रखी है, यहां पर भी आपको यूनिट 1, 2 और 3 देखने को मिलेगी। सिमिलरली GS3 में भी आपको यूनिट 1, 2 और 3 देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि हर एक यूनिट को फर्दर डिवाइड किया है 3 सब यूनिट में, मतलब यूनिट 1 जो है वो फर्दर डिवाइडेड होगी सब यूनिट 1, 2 और 3 में। तो टोटल पेपर में, टोटल HPS के जीएस पेपर्स में 9 यूनिट्स हैं, 3, 3, 3 और 27 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं GS1 पेपर की, जो आपको मेरे को समझाना है आराम से। GS1 में मैंने आपको बताया कि 3 सब यूनिट हैं,
3 यूनिट है, यूनिट 1, 2 और 3, और हर एक यूनिट में 3 सब यूनिट है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 और सब यूनिट 3। अब समझिए इन्होंने सिलेबस को कैसे डिवाइड कर रखा है। जर्नली हर एक यूनिट की जो सब यूनिट 3 है, जनरली हर एक यूनिट की जो सब यूनिट 3 है, वो उस पर्टिकुलर सब यूनिट में दो सब यूनिट में कंपोनेंट आ रहा है, स्टैटिक जीएस कंपोनेंट, उसका हिमाचल वाला पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 अगर हमारी हिस्ट्री और कल्चर की है, तो जो सब यूनिट 3 होगी वो हिमाचल की हिस्ट्री एंड कल्चर की होगी। तो ये सिलेबस को सिंप्लीफाई से पढ़ने का तरीका है। अगर मैं सब यूनिट 1 की बात करूं, यूनिट 1 जीएस में, तो सबसे पहले आपका आएगा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। उसके बाद आता है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपकी है सब यूनिट 1। अगर मैं सब यूनिट 2 की बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। और अगर मैं सब यूनिट 3 की बात करूं तो यहां पर हिमाचल एचपी की हिस्ट्री और कल्चर वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सब यूनिट 2 की, तो सब यूनिट 2 में यूनिट 2 की बात करूं तो सब यूनिट 1 है आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की, सब यूनिट 2 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और जो सब यूनिट 3 है वो हिमाचल में एचपी में ज्योग्राफी, एचपी की ज्योग्राफी और एचपी का डीएम वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हर एक कंपोनेंट का जीएस का सिलेबस जो है वो यूनिट वाइज, सब यूनिट वाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बहुत ब्यूटीफुल मैनर में इन्होंने इसको प्रिस्क्राइब कर रखा है, बहुत डिटेल में प्रिस्क्राइब कर रखा है। अब एक और बात आप लोगों के दिमाग में आएगी कि सर सिलेबस को फॉलो करें या फिर कोई और तरीका है कि बुक्स को पढ़ के निकल जाओगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रीलिम्स के लिए तो आप लोगों को स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ने पड़ेंगे, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन जो मेंस का सिलेबस है वो आप लोगों के दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से छपा होना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है वो मेंस के सिलेबस से डायरेक्ट आते हैं, हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर मान लो सिलेबस में लिखा हुआ है सिटीजन चार्टर, तो आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर। अगर सिलेबस में लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो आपको पेपर में पक्का देखने को मिलेगा कि क्या इंपेरियलिज्म एक ऑफशूट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक जो है पिक करते हैं मेंस के पेपर में, तो आप लोगों का सिलेबस जो है टिप्स पे होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने सिलेबस को सिंप्लीफाई करके आप लोगों को प्रेजेंट किया है, जैसे कि जीएस 1 यूनिट 1 सब यूनिट 1 यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, सब यूनिट 2 आईआर वर्ल्ड हिस्ट्री बेसिकली आ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, फासिस्ट आइडियोलॉजी, वर्ल्ड वॉर एंड कांसेप्ट ऑफ डिकोलोनाइजेशन। सिमिलरली जो सब यूनिट 3 है यूनिट 1 की, वो हिमाचल वाला पोर्शन आ गया। यूनिट 2 में सबसे पहले डिजास्टर आ गए, देन ज्योग्राफी आ गई, फिर हिमाचल की ज्योग्राफी एंड डिजास्टर आ गए, देन यूनिट 3 में सबसे पहले आ गया इंडियन सोसाइटी, देन एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, और उसके बाद यूनिट 3 में गांधी थॉट आ गया यहाँ पे, और सब यूनिट 3 में हिमाचल वाला पोर्शन आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको डिकोडेड सिलेबस दिया है, आप लोग इसको पक्का डाउनलोड करके रखिएगा और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, सिलेबस अगर टिप्स पे है तो वेल डन है। अगर आप लोग चाहो तो मुझसे पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैंने सारा सिलेबस याद कर रखा है। प्रिपेयर करते टाइम याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर शायद अपनी जो बुक्स वगैरह है उनको ढंग से चूज नहीं कर पाओगे और आप एक ट्रैक पे रहकर तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है कट ऑफ ट्रेंड, कितनी कट ऑफ जाती है। तो जनरली मेंस में तो कट ऑफ जो है वेरी करते हैं, कई बार नंबर नहीं भी आते हैं, कमीशन नंबर नहीं भी देता है, लेकिन प्रीलिम्स के नंबर हमारे पास क्लियर है। पर मेंस में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मिनिमम 405 मार्क्स तो लेकर आने ही आने भाई, 45% एग्रीगेट तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं बात करूं अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो यहां पर 2017 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जनरल की कट ऑफ थी 104, एससी की 76, एसटी की 80.67, ओबीसी की 85.33 और एक्स सर्विसमैन की 16। अब ये 16 कट ऑफ आपको देख के बहुत खुशी हो रही होगी, भाई इतनी कम कट ऑफ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जिस एक्स सर्विसमैन के नंबर बहुत अच्छे आ रखे होते हैं जीएस में, उनको कई बार सीसेट क्वालिफाई नहीं होता है, तो वो बहुत दिक्कत आ रही है। सीसेट एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। देन अगर मैं 2018 की बात करूं तो यहाँ पे ईयर जो है ना 17 प्रीलिम्स, ये एग्जाम 2018 में हुआ था। अब यहाँ पर ईयर है 2018 प्रीलिम्स, तो ये एग्जाम 2019 में हुआ था। ठीक है, जनरल की कट ऑफ थी 116, हाईएस्ट अभी तक, 106 एससी की, एसटी की 102। अब ये कोई रूल नहीं है कि एसटी की कट ऑफ कम जाएगी, एससी की कट ऑफ कम जाएगी, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। हर बार नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने होते हैं सीट के हिसाब से उतने अगर चूज कर रहे हैं तो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के नंबर बेसिकली कट ऑफ बन जाते हैं। ओबीसी की 112 एंड एक्स सर्विसमैन की 61.33। एचपीएस 2019 जो कि 20 में हुआ था, इसके लिए हमारे पास कट ऑफ सिर्फ जनरल कैटेगरी की है, 100 कट ऑफ गई थी। और जो लास्ट पेपर है जो कि 2021 में हुआ था, एचपीएस 2020, तो यहां पर 108 जनरल की, 96 एससी की, 97 एसटी की, ओबीसी 102 और एक्स सर्विसमैन की 44.67। और अब जो इस बार पेपर हुआ वहां पर हमें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो भी देखने को मिल सकती है। तो कट ऑफ से हमें क्या आइडिया मिल रहा है
इस स्लाइड का फायदा क्या था दोस्तों? इस स्लाइड का फायदा यह है कि अगर कोई बच्चा 55% से ऊपर नंबर स्कोर कर रहा है इन दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मतलब हम कट ऑफ क्यों देखते हैं? हम कट ऑफ देखते हैं कि सेफ स्कोर क्या होने वाला है, कितने नंबर हमें मिनिमम लाने चाहिए कि हमारी सिलेक्शन गारंटी है, फिर हमें कोई कट ऑफ से टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों जनरली अगर आप लोगों के 55% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, मतलब 110 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो बहुत हाई चांस है, ऑलमोस्ट 99% चांस है कि आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, अगर आप लोग सीसेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोगों के 110 से ऊपर नंबर बनते हैं, 110 को मैं एक सेफ स्कोर बोलूंगा हिमाचल प्रदेश में। नो डाउट एक बार पेपर में कट ऑफ 116 गई है, लेकिन वो पेपर इजी होगा, वहां पे आपके नंबर ऑटोमेटिकली अच्छे भी हो जाएंगे। तो जब पेपर टफ आता है तो वहां पे कट ऑफ लो देखने को मिलती है, जब पेपर इजी आता है तो कट ऑफ फैल जाती है। तो यहाँ पर 110 का जो नंबर है वो एक मॉडरेट पेपर के लिए है, मतलब जो मैं 55% स्कोर कह रहा हूं वो एक मॉडरेट लेवल के पेपर के लिए है। अगर पेपर इजी होगा तो ये 2-3% ऊपर जा सकता है, अगर पेपर टफ होगा तो 2-3% नीचे आ सकता है। ठीक है, तो दोनों चांसेस हैं। तो दिस इज अबाउट द कट ऑफ। अब लास्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर मैं क्या एलिजिबल हूं इस एग्जामिनेशन के लिए? तो एलिजिबिलिटी दो तरह की होती है, उसमें भी पहली जो कंडीशन उन्होंने मेंशन कर रखी है कि भारत के नागरिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पहली जो कंडीशन है वो है एज। अब आपको बहुत बड़ी स्लाइड दिखेगी, मैं सिंपलीफाई करके बताऊंगा आप लोगों को। जो एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, आप किसी और कोटा वगैरह में नहीं आते हो, तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 35 और मिनिमम एज लिमिट है 21। मतलब अगर आप 21 साल के हो चुके हो और कट ऑफ डेट जो है वो आपकी नोटिफिकेशन में लिखी आती है, उस कट ऑफ डेट से अगर आप 21 साल के हो चुके हो तो आप एलिजिबल हो, और 35 साल से अगर कम हो तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है कौन सी कैटेगरी के लिए? SC, ST, OBC, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब अगर आप बच्चे हो फ्रीडम फाइटर के, या फिर आप पोते हो फ्रीडम फाइटर के, पोती हो फ्रीडम फाइटर के, तो आप लोग एलिजिबल हैं 5 साल की एज रिलैक्सेशन के लिए। अगर आप SC, ST, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटी ग्रुप के हो तो अगेन आप 5 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हो मैक्सिमम एज लिमिट में, मतलब आप 40 साल की उम्र तक पेपर दे सकते हो। उसके बाद जो सर्विस में है उनको सुटेबल एज रिलैक्सेशन है, जो उनका आर्मी का रूल है उसके हिसाब से जितनी भी एज रिलैक्सेशन बनती है, हिमाचल गवर्नमेंट की जो रेजोल्यूशन आ रखी है उसके हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन बनती है वो उनको मिलेगी। और इसके साथ साथ जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट जॉब्स में, हाई कोर्ट्स में, तो उनके लिए जो एज मैक्सिमम एज लिमिट बता रखी है वो 45 साल की बता रखी है। तो अगेन काफी अच्छा एज ब्रैकेट है, काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है हर एक बच्चे को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप लोग अच्छे खासे अटेम्प्ट दे सकते हो और बहुत अच्छे मौके हैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्ट होने के लिए। दूसरी बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोली है कि एक कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बैचलर डिग्री या फिर उसका इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा होता है, तो डिप्लोमा अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है और उसका कुछ कंडीशन और मीट हो रही है तो आप लोग एलिजिबल हो। एक बात जो आती है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि हाँ फाइनल ईयर वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मतलब आपका जो पेपर है फाइनल सेमेस्टर का वो इस एग्जामिनेशन के शुरू होने से पहले कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको जो प्रूफ है कि आपने एग्जामिनेशन जो डिग्री वाला है वो पास कर लिया है, ग्रेजुएशन वाला पास कर लिया है, और वो आपको शो करना पड़ेगा नॉट लेटर देन 2 मंथ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो फाइनल ईयर वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। और एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर बताई गई है कि अगर किसी बच्चे के पास नॉलेज है हिमाचल प्रदेश के कस्टम की, मैनर की और हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट चीजों की, तो उसको हम ज्यादा सुटेबल मानेंगे एज कंपेयर टू आउटसाइडर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू में आकर खासकर। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। मैंने आपको बताया कि देखो पैटर्न ये है, सिलेबस ये है, कट ऑफ इतनी जाती है और एलिजिबिलिटी ये है। अगर आप में से किसी भी बच्चे का अब कोई डाउट है दोस्तों, कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, खुल के बताइए, अपने डाउट पूछिए, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो कहीं ना कहीं हम अपनी तैयारी फुल फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। तो डाउट क्लियर होने बहुत जरूरी है, तो डाउट पक्का लिखिएगा और मैं उनका रिप्लाई वहां पर पक्का करूंगा। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।